Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Umme Arbab. Welcome to Arbab's Literature World. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हेनरी किप्सन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले अ डॉल्स हाउस को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। हेनरी किप्सन वॉज बोर्न ऑन 20 मार्च 1828 इन नॉर्वे and he died 23rd May 1906 in Norway. He was basically a Norwegian playwright and theatre director. इनको नॉर्वेजियन प्लेराइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट ही वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म। शेक्सपियर के बाद अगर मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट की बात की जाए तो हेनरी किप्सन का नाम आता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे ड्रामाज लिखे और इनके बहुत सारे ड्रामाज काफ़ी फेमस हुए और इनके प्लेज को थिएटर्स में बहुत दफ़ा परफॉर्म करवाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज में अ डॉल्स हाउस, हेडा गैबलर, घोस्ट, द वाइल्ड डक आती हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द की फैक्ट्स ऑफ द प्ले। इस प्ले का कंप्लीट टाइटल अ डॉल्स हाउस है जिसके ऑथर हेनरी किप्सन है। टाइप ऑफ वर्क में ये एक प्ले है। रियलिस्टिक मॉडर्न प्रोज ड्रामा है। नॉर्वेजियन लैंग्वेज यूज़ की गई है। टाइम एंड प्लेस में 1879 में इटली के एक शहर रोम और अमल्फी में इसको लिखा गया। सीरियस, इंटेंस और सोम्बर टोन यूज़ की गई है। 1879 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश करवाया गया। नोराज डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम और लेटर्स इसके मोटिव्स हैं। द क्रिसमस ट्री और न्यू ईयर्स डे जो हैं वो इसके सिम्बोलिज्म हैं। फॉर शेडोइंग की बात करें तो फॉर शेडोइंग हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें आने वाले वक्त का इशारा देते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें आने वक्त का इशारा दें उन्हें फॉर शेडोइंग कहते हैं। अब जो नोरा है वो स्टार्टिंग में मैक्रून्स खाती है अपने हस्बैंड टॉलवर्ड्स की विशेस के ख़िलाफ़ और ये जो चीज़ें हैं ये फॉर शेडोइंग करती है रिबिलियन अगेंस्ट टॉलवर्ड। इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है वो नोरा हेल्मर इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। मेजर कन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो जो नोरा है उसकी स्ट्रगल को बेसिकली दिखाया गया है विद क्रॉक्स्टर्ड। जो क्रॉक्स्टर्ड है वो समहाउ इस प्ले में स्टार्टिंग में कुछ एंटागोनिस्ट का प्ले रोल करते हैं और ये नोरा को ब्लैकमेल करते हैं। नोरा ने पास्ट टाइम में एक क्राइम किया होता है और वो ये नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड को पता चले और वो उसको बताने से ये चीज़ें डर रही होती हैं क्योंकि उसका जो हस्बैंड है टॉलवर्ड वो एक सेल्फिश, स्टिफलिंग और ऑप्रेसिव एटीट्यूड का मालिक होता है। अब जो इस प्ले के थ्रू जो हेनरी किप्सन है उन्होंने सोसाइटी की को रिप्रेजेंट किया है, सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन की है। इस प्ले का जो टाइटल है अ डॉल्स हाउस उसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि उस प्ले का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। अ डॉल्स हाउस बेसिकली कन्वे करता है नोरा हेल्मर और उसकी इमेज को और ये दिखाया जाता है कि कैसे जो टॉलवर्ड है जो उसके हस्बैंड हैं वो इन्हें कलपुतली की तरह रखते हैं और वो चाहते हैं कि जो नोरा है वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है और वो वैसा ही परफॉर्म करे जैसा कि मैं उसको कहूँ और जैसा मैं चाहता हूँ कि वो वैसा ही परफॉर्म करे। सो नोरा इज़ डिपिक्टेड एज अ लवली डॉल इन अ लवली हाउस दैट टॉलवर्ड्स टेक केयर ऑफ एंड ओन्स। थीम्स की बात की जाए तो मटीरियलिज्म, कन्वेंशनल मैरिज, रेवोल्यूशन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में आता है क्योंकि इस प्ले में एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। हर एक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें रिवील होती रहेंगी। वो आपको नेक्स्ट जब हम समरी देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके रिवील होती रहती हैं। एक खुशबाश जो फैमिली रैली होती है उसमें कितनी चीज़ें ऐसी रिवील होती हैं जो कि अनहैप्पी होती हैं। करप्शन को इसमें दिखाया गया है इस प्ले में। लव, डिसीट, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन, मनी एंड वर्क, रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, मैस्कुलिनिटी, पेरेंटल ऑब्लिगेशन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम में आता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन इसके थीम्स में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस प्ले के कैरेक्टर्स को। नोरा हेल्मर इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है।
टॉल्वर हेल्मर इसके हस्बैंड हैं। नील्स क्रॉक्सटन इस प्ले के समहाउ एंटागोनिस्ट हैं और ये क्रिस्टल लिंडे से प्यार करते हैं। क्रिस्टल लिंडे नोरा हेल्मर की फ्रेंड है और क्रिस्टल भी नील से प्यार करती है। डॉक्टर रैंक फ्रेंड हैं टॉल्वर हेल्मर के। बॉब, इमी और आइवर इनके बच्चे हैं नोरा और टॉल्वर के। एनी मैरी इनकी नर्स मेड है जो इनके बच्चों का ख्याल रखती है। नोरा फादर भी स्टेज पे नहीं आते, परफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये भी एक प्ले रोल करते हैं। हेलेन द मेड, द पोर्टर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं। अब हम इन कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नोरा हेल्मर जैसा कि पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। स्टार्टिंग में ये एक प्लेफुल और नेव चिल्ड्रन की तरह बिहेव करती हैं, वैसे ही दिखाई जाती हैं, जिन्हें जो बाहरी दुनिया है उसका बिल्कुल भी नहीं पता होता और जो कि चार दीवारी में अपने घर में ही कैद होती हैं और इन्हें अपने घर तक की ही नॉलेज होती है। लेकिन इनके पास समहाउ वर्ल्डली एक्सपीरियंस भी मौजूद होता है। जब एक स्मॉल एक्ट करती हैं रिबेलियन का, फोर्जरी का जब ये एक्ट करती हैं, तब हमें ये पता चलता है कि नोरा इतनी इनोसेंट और हैप्पी नहीं है जितनी कि वो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे रही होती है। इनके जो हस्बैंड हैं वो इन्हें डॉल की तरह ट्रीट करते हैं और इनको डायरेक्शंस देते हैं। बेसिकली उनको एक चाइल्ड लाइक की तरह ट्रीट करते हैं और इनके 3 बच्चे भी होते हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉल्वर हेल्मर। टॉल्वर हेल्मर इनके हस्बैंड हैं, ये एक बैंक लॉयर हैं। 18 ईयर्स हो गए हैं इनके रिलेशनशिप को, शादी में बंधे हुए इनके 8 साल हो गए हैं। अब इनको एक नई नौकरी मिली है बैंक मैनेजर की। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट बताया गया है कि जब ये बीमार होते हैं तो डॉक्टर इनको रिकमेंड करते हैं कि ये साउदर्न कंट्री में जाएं, यानी कि ये इटली में जाएं, वहाँ के क्लाइमेट को एंजॉय करें, तब ही इनके जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। ही ट्रीट्स नोरा लाइक अ चाइल्ड, अपनी जो वाइफ है उसको एक चाइल्ड, एक डॉल की तरह ट्रीट करते हैं और पूरे प्ले में उनके लिए जो टाइटल यूज़ करते हैं, जो नोरा के लिए टाइटल यूज़ किया जाता है, वो भी एक छोटे बच्चों के लिए या डॉल के लिए जैसे टाइटल रखे जाते हैं, वो इनको उन टाइटल के नेम से पुकारते हैं। बेसिकली ये इनको कंसर्न होता है सोसाइटी से, सोसाइटी क्या सोचेगी उसके स्टेटस से, यानी कि ये ऐसे शख्स हैं कि जो ये सोचते हैं कि 4 लोग बातें करेंगे तो इनकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बेसिकली सोसाइटी का इनको बहुत ज़्यादा डर है कि वो कुछ ऐसी बातें ना बनाएं जिससे इनकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो। और टॉल्वर जो है वो पार्टिकली कंसर्न करते हैं मोरालिटी के साथ। डॉक्टर रैंक नेक्स्ट कैरेक्टर हैं, ये एक फैमिली फ्रेंड हैं हेल्मर के। ये भी काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। ये एक अनमैरिड और लोनली पर्सन है और सेकंड एक्ट में हमें पता चलता है कि ये नोरा से प्यार करते हैं, नोरा से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अनकंसर्न्ड होते हैं कि ये लोगों के बारे में नहीं सोचते कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे। ये उन चीज़ से मावरा होते हैं, उन चीज़ से अनकंसर्न्ड होते हैं। जो डॉक्टर रैंक है वो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ होते हैं, वो इस चीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं और इनको का ये मानना है इनको जो बीमारी लगी है वो इनके फादर की वजह से लगी है, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और उनके जो लग्जरियस फूड और ड्रिंक थी, जो शराब वगैरह पीते थे, उसकी वजह से इनको ये ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है वो हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिस्टियन लिंडे। क्रिस्टियन लिंडे नोरा की फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड हैं। क्रिस्टियन लिंडे एक विडो है, एक बेवा है और ये पहले जो है ना नील से प्यार करती थी और एट द एंड ये नील क्रॉक्सर से शादी भी करती हैं। शी मैरिड समवन एल्स फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वही जो मैंने पहले ही बताया कि ये क्रॉक्सर से प्यार करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये एक अमीर शख्स से शादी कर लेती हैं और बाद में जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो ये क्रॉक्सर से दोबारा रिलेशनशिप में आ जाती हैं। लिंडे एक प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ वुमेन होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रॉक्सर का, जो कि सम हाउ एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नोरा को ब्लैकमेल करते हैं उनकी फोर्जरी की वजह से।
नील क्रॉक्सटर एक टॉरवर्ड हेल्मर के बैंक में ये भी काम करते हैं और इनको जो डॉक्टर रैंक है वो मोरली डिजीज्ड पर्सन कहते हैं। नोरा ने इनसे लिए होते हैं पैसे, फोर्जरी की होती है, इन्होंने फोर्जरी में उसकी मदद की होती है और बाद में जब इस बात का पता चलता है तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद ये नोरा को ब्लैकमेल करते हैं। क्रॉक्सटर जो है ये क्रिस्टल लिंडे से प्यार करते हैं और एट द एंड उनसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आइवर, बॉब और एमी इनके बच्चे हैं नोरा के और ये ज़्यादा प्ले में परफॉर्म नहीं करवाए जाते और ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर अपना जो टाइम है इनकी जो नर्स मेड है उनके साथ, एनी कहते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अपनी मदर और जो फादर हैं उनके साथ ये कम ही टाइम स्पेंड करते हैं। इनका कोई इंडिविजुअलाइज्ड लाइन नहीं होती, कोई भी लाइन ये नहीं बोलते और एट द एंड जो नोरा है वो इनको इस एनी जो इनकी नर्स मेड है उनके हवाले करके चली जाती है। नर्स मेड एनी, जो एनी है ये हेल्मर की नैनी है। जो इब्सन है वो इन्होंने फुली इस कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया होता। एनी जो है वो ज़्यादा कंसर्न होती है, जेन्युइन होती है, नोरा से अफेक्शनेट होती है क्योंकि नोरा की मदर की डेथ के बाद इन्होंने ही उसकी परवरिश की होती है, यही उनका ख्याल रखती हैं और एट द एंड ये फिर अपने बच्चों को जब नोरा छोड़ के चली जाती है तो वो इनके हवाले करके चली जाती हैं। अब हम देखते हैं नोरा के फादर के बारे में। नोरा के फादर के बारे में बेसिकली रोल प्ले नहीं किया गया बल्कि इनका सिर्फ रेफरेंस के तौर पर ही इनको यूज़ किया गया है। जब जो हेल्मर है वो इनको नोरा को ब्लेम करता था, वो कहते हैं तुमने ही ये सारी जो चीज़ें हैं फजूल खर्ची है अपने फादर से सीखी है, तुम उन्हीं की तरह फजूल खर्चो। एलिन इनकी मेड है जो कि सिर्फ अनाउंसमेंट के टाइम पर ही आती हैं। पोर्टर एक जो क्रिसमस ट्री है वो डिलीवर करने के लिए जस्ट इस प्ले में आते हैं। अब हम इस प्ले की जो शॉर्ट समरी है, प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट सी समरी को देखेंगे। ये एक 3 एक्ट प्ले है जो कि हेनरिक इब्सन ने लिखा है और इसको पब्लिश किया गया 1879 में नॉर्वेजियन में। सेम ईयर में ही इसको परफॉर्म भी किया गया है। ये प्ले एक ऑर्डिनरी फैमिली के गिर्द घूमता है। टॉरवल हेमर जो कि एक बैंक लॉयर है और उसकी फैमिली नोरा के गिर्द। टॉरवल जो है वो एक एथिकल मेंबर है अपनी फैमिली का और जो नोरा है अपनी जो वाइफ है उसको एक इररिस्पॉन्सिबल लिटिल वुमेन की तरह कंसीडर करते हैं और डॉल की तरह उसको रखा होता है। और बहुत से दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें अब जो है वो दिखाया जाता है जो नोरा है उसने एक गलती की होती है, उसने एक ऐसा काम किया होता है जो उसकी हस्बैंड की परमिशन के बगैर होता है और अगर उसके हस्बैंड को पता चलेगा तो वो इसको अपने घर से निकाल देगा। अब जो है वो इन चीज़ों से नोरा डर रही होती है। हेल्मर को पता चलता है कि उसने फौजी की होती है। हेल्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होता है, आउट रेंज हो जाता है, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और इसको काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और उसको हेलो फ्रॉड डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे से नहीं कर पाओगी। ये सब सुनने के बाद जो नोरा है वो घर को और बच्चों को छोड़कर चली जाती है। अब हम इनको एक्ट वाइज समरी के तौर पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले जब ये प्ले शुरू होता है क्रिसमस ईव का ये पीरियड होता है। क्रिसमस ईव वाले टाइम पे ये प्ले ओपन होता है जब नोरा हेल्मर अपने वेल फर्निश्ड रूम से निकलती है और टॉरवल हेल्मर के पास जाती है। टॉरवल जो है वो बैठ के पढ़ रहा होता है, अपनी रीडिंग मशगले में, पढ़ाई में मसरूफ़ होता है। जब ये हेल्मर नोरा को देखता है टॉरवल तो ये अपनी स्टडी जो है वो बंद कर देता है और नोरा से मिलता है। पहले जो है वो अच्छे तरीके से अफेक्शनेटली से मिलता है लेकिन फिर उसके बाद ये इसको गुस्सा करता है, चाइड करता है कि तुम जो है क्रिसमस के जो गिफ्ट ले रही हो उसमें तुम काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा कर रही हो और जो कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
और ये सारी बातें करने के बाद ये कहता है कि तुमने ये जो फ़ज़ूल ख़र्ची है ना, नोरा को कहता है कि तुमने अपने फ़ादर से सीखी है, तो ये जो फ़ज़ूल ख़र्ची है ये करना तुम बंद कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि बहुत अरसे से ये लोग जो हैं अपने पैसे खर्च करने से बचा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो कहती है कि नोरा वो कहती है कि ठीक है, अब तो मैं फ़ज़ूल ख़र्ची जो गिफ्ट है वो ले सकती हूँ क्रिसमस की पार्टी के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो जॉब है वो अच्छी होने वाली है और बैंक मैनेजर तुम लगने वाले हो, और उसके बाद हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो मामला जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसकी जो मेड है हेलेन, वो अनाउंस करती है कि इसके जो फ्रेंड है डॉक्टर रैंक, वो इनसे मिलने के लिए आया है, और वो साथ ही ये भी बताती है कि एक और भी अननोन पर्सन है, वो भी आपसे मिलने के लिए आया है नोरा से। नोरा जब मिलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी जो ओल्ड फ्रेंड है क्रिश्चियन लिंडे, वो इससे मिलने के लिए आई हैं, और ये कहती हैं कि बहुत अरसे पहले मैंने ये सुना था कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है। तो जो क्रिश्चियन लिंडे हैं वो बताती हैं कि हाँ जी, उसके हस्बैंड जो हैं उनकी डेथ हो गई है बहुत अरसा पहले। और ये कहती है कि तुम सुनाओ, मतलब ऐसे बातें होती हैं। वो कहती है कि तुमने तो अपनी अच्छी लाइफ गुजारी है, जो इसकी फ्रेंड है क्रिश्चियन लिंडे। तो नोरा उसको बताती है कि नहीं, हमने अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, हमने भी पहले जो है एक गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारी है बहुत अरसा पहले। जब जो इसके नोरा के जो हस्बैंड है टॉलवर, वो बताती है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे और मैंने उनको लेकर जाना था इटली उनके इलाज के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, अगर इनको शहर नहीं लेके जाया गया तो ये इनकी जो डेथ है वो भी हो सकती है। तो उसको ले जाने के लिए मैंने किसी से पैसे उधार लिए, और उसके बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उन पैसों को चुका रही हूँ। तो मज़ीद वो कहती है, लिंडे जो है वो एक्सप्लेन करती है अपने मदर के बारे में। नोरा जो है वो इनसे पूछती है कि तुम अपनी बताओ कि इतने साल कैसे तुमने गुजारे। तो वो कहती है कि मेरी मदर जो है लिंडे, क्रिश्चियन लिंडे हैं, वो बताती है कि उसकी जो मदर हैं उसकी मदर बीमार थी, और उसने अपने जो 2 भाई हैं उनकी परवरिश की, वो जो कि वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। और अब वो कहती हैं कि उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर की भी डेथ हो गई है, और उनके जो भाई हैं वो भी थोड़े अरसे में बड़े हो गए हैं। और मिसेस लिंडे कहती हैं कि जो उनके जो हस्बैंड जब उनकी डेथ हुई है तो वो उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी, और ना ही कोई ऑक्यूपेशन था, कोई काम नहीं था। तो जो नोरा है वो कहती है कि ठीक है, मैं टॉलवर्ड से बात करती हूँ ताकि वो तुम्हें किसी अच्छी जॉब पर लगा दें। नोरा जो है वो प्रॉमिस करती है इससे मिसेस लिंडे से कि मैं ना टॉलवर्ड से बात करूँगी कि वो तुम्हें अपने बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर रख ले। अब जो नोरा है वो इसको मज़ीद बताती है कि इसने इल्लीगली बोरो किए हैं मनी को, जब इसने इटली जाना था टॉलवर्ड को ले, जब वो बीमार था। नोरा मज़ीद मिसेस लिंडे को बताती है कि हेल्मर जो उसका हस्बैंड है ना, उसको लगता है कि मैंने ये पैसे अपने फ़ादर से लिए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, मैंने अपने फ़ादर से पैसे नहीं लिए थे। अब जो नोरा है वो सारी कहानी इसको बता देती है, अपना पूरा सच, अपना सीक्रेट अपनी जो दोस्त है क्रिश्चियन लिंडे उसको बता देती है। मज़ीद इसके बारे में वो कुछ और बात नहीं करती। इतने में एंट्री होती है क्रॉक्सर की। क्रॉक्सर जो है वो एक लो लेवल एम्प्लॉय होता है टॉलवर्ड हेल्मर के ऑफिस में, और जो जब वो एंटर करता है तो डॉक्टर रैंक उस स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं और क्रॉक्सर को बोलते हैं मॉरली सिक पर्सन। अब जब उनकी मीटिंग होती है और हेल्मर कहता है कि मैंने क्रॉक्सर को फायर करने का डिसीजन ले लिया है, और उसके बाद वो बाहर आते हैं, लिविंग रूम में आते हैं जहाँ पर दोनों दोस्तें आपस में बैठी हुई होती हैं। वहाँ पर हेल्मर आके कहता है कि मैंने मिसेस लिंडे को सिलेक्ट करने का सोचा है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। अब जब ये सारे मिसेस लिंडे, टॉलवर्ड, डॉक्टर रैंक छोड़ के चले जाते हैं, लिविंग रूम छोड़ के, तो जो नोरा है वो थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेलती है। अब जो बच्चे हैं वो जो एनी मैरी है उसके साथ वो बच्चे भी चले जाते हैं।
नेक्स्ट जब जो क्रॉक्सटेड है वो आता है, जब वो नोरा अकेली होती है उस रूम में वो आता है और नोरा को वो कहता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है ना मैंने वो रिवील कर देना है, क्योंकि जो तुम्हारा हस्बैंड है ना वो मुझे नौकरी से फायर करने की प्लानिंग कर रहा है, उसने मुझे फायर कर देना है और मैं जो है वो तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ और इससे बेहतर यही होगा कि तुम जो है वो मेरी नौकरी को बचाने की कोशिश करो और तुम उससे रिक्वेस्ट करो कि वो मेरी नौकरी से मुझे मत निकाले। अब जो नोरा है वो इस बात से इनकार कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है। तो क्रॉक्सटेड कहता है कि तुम्हारी जो फोर्जरी जो तुमने की है ना, तुमने अपने फादर के जो गलत सिग्नेचर किए हैं, मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे जो हस्बैंड हेल्मर हैं उसको बता दूंगा। तो जो क्रॉक्सटेड है वो बेसिकली ब्लैकमेल करता है नोरा को कि वो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर देगा, रिवील कर देगा उसके क्राइम के बारे में, और फिर जो उस नोरा और उसके जो हस्बैंड हैं उन दोनों की इज्जत भी वो ख़राब कर देगा। जब नोरा ये सब कुछ सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं एक दफ़ा उसको मनाने की कोशिश करूँगी। जब क्रॉक्सटेड वहाँ से चला जाता है तो नोरा हेल्मर से बात करती है कि वो क्रॉक्सटेड को फायर ना करे, लेकिन जो हेल्मर है वो सुनने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता है कि नहीं, वो एक इमोरल पर्सन है जिससे मतलब मैं नफ़रत करता हूँ और इसको देखने से ही मेरी जो तबीयत है ना वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे इलमोरल पर्सन को मैं अपने साथ काम करने के लिए नहीं रख सकता। तो वो यहाँ पे साफ साफ इनकार कर देता है। अब हम नेक्स्ट एक्ट 2 की समरी को डिस्कस करेंगे। एक्ट 2 शुरू होता है उसी दिन, क्रिसमस का दिन होता है, जब नोरा अपने लिविंग रूम में बैठी हुई होती है एंजाइटी और परेशानी के आलम में। तो मिसेस लिंडे आती हैं। नोरा का जो कॉस्ट्यूम है जो उसने पार्टी पे पहना होता है और अपने नेबर्स के घर जाना होता है वो ही ड्रेस पहनकर इवनिंग में, तो वो नोरा को देखती है, परेशान होती है। तो नोरा उसको कहती है कि जो डॉक्टर रैंक है ना वो मॉर्टल इल है, मतलब उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। मज़ीद वो उसको बताती है कि जो उसको ये जो बीमारी लगी है वो इनहेरिटेड है, जो उसके फादर से उसको लगी है, क्योंकि उसके फादर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके फादर्स के थे, जिसकी वजह से उसको ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हुई। तो जो उसकी जो फ्रेंड है क्रिस्टल लिंडे, उनको लगता है कि ये इस वजह से परेशान है क्योंकि नोरा ने पैसे लिए हुए थे डॉक्टर रैंक से। तो वो कहती है कि तुम परेशान ना हो, डॉक्टर रैंक को पैसे मिल जाएंगे। तो नोरा कहती है मैंने डॉक्टर रैंक से पैसे नहीं लिए, और वो अपना सारा सच बता देती है कि मैंने डॉक्टर रैंक से नहीं बल्कि क्रॉक्सटेड से लिए हैं, और क्रॉक्सटेड ने मेरी हेल्प की थी फॉर्जरी में, गलत साइन करने में। तो अब वो मुझे ये इस तरह करके ब्लैकमेल करे, वो सारी बातें इसको बता देती है। तो क्रिस्टल लिंडे कहती है तुम परेशान ना हो, मैं ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँगी। अब जो टॉलवर्ड है वो आता है और नोरा जो है वो अगेन से रिक्वेस्ट करती है कि इसे क्रॉक्सटेड को अपने बैंक से मत निकालो, लेकिन जो टॉलवर्ड है वो फिर से रिफ्यूज़ करता है और गुस्से में वो आके वो कहते हैं अपनी जो मेड है उसको कहते हैं कि ये रेजिग्नेशन लेटर ले जाओ उसका, और उसको फायर कर देता है अपनी जॉब से क्रॉक्सटेड को। तो इस गुस्से में जो हेल्मर है वो उसको फायर कर देता है। क्रॉक्सटेड को ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि उसने उसको डिसमिल कर दिया है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हारा जो सच है ना वो उसको बताकर ही रहूँगा। तो जो इतने में जो नोरा है वो कहती है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं वो उसको मेड के थ्रू भेज देता है उसका डिसमिल लेटर। तो डॉक्टर रैंक आता है नोरा के पास। तो नोरा उसको क्योंकि नोरा को पता होता है ना कि उसकी डेथ होने वाली है, बहुत कम टाइम है इसके पास, तो वो उसको चीयर अप करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है और अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसको बताने से पहले ही जो डॉक्टर रैंक है वो उसको अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। तो जो नोरा है वो ये सब कुछ बताने से रुक जाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी बात नहीं कहनी। तो डॉक्टर रैंक इसी तरह वापस चले जाते हैं। अब जब वो सारी चीज़ें होती हैं, जो इसकी फ्रेंड है क्रिस्टल लिंडे, वो कहती है कि तुम सारी चीज़ों को संभाल लो, मैं ना इससे बात कर लूँगी क्रॉक्सटेड से। आरा से क्रॉक्सटेड आते हैं, वो उसको ब्लैकमेल करने की बजाय इंसिस्ट करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जॉब से मत निकाला जाए, उसको दोबारा से रिहायर किया जाए। डिमांड करता है कि उसको हाई पोजीशन पर ही अब रिहायर्ड किया जाए।
तो जो ये सारी चीज़ें नोरा के लिए तो इम्पॉसिबल होती हैं, क्योंकि हेल्मर उसकी कोई भी बात मानने, सुनने, समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये सब कहकर क्रॉक्सर जो है वो चला जाता है। इतने में जो इसकी फ्रेंड है क्रिस्टल लिंडे, वो वो जाती है इससे मिलने के लिए क्रॉक्सर से। उसमें उसे एक लेटर देकर आती है, लेकिन जो क्रॉक्सर रहता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता और उसने अगली शाम घर पे वापस आना होता है। तो वो ये कहती है, जो नोरा है वो अपने हस्बैंड को कहती है, हेल्मर को, कि जब तक क्रिसमस की पार्टी ख़त्म नहीं होती वो तब तक लेटर बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता। अब जो है नोरा वो ट्रेंटला जो एक डांस है उसकी प्रैक्टिस करती है और वो अपनी परेशानी में इतना बेहुदा और वाइल्डली और वायलेंटली डांस करती है कि जो टॉलवर्ड है वो गुस्सा करता है। फिर उसके बाद वो नोरा को थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करता है और पार्टी के ख़त्म होने के बाद जो मिसेस लिंडे हैं वो आ जाती हैं और क्रॉक्सर से मिलती हैं उसी शाम में जाकर। इतनी देर में जब इसको पता चलता है कि अब सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, तो नोरा जो है वो सुसाइड करने की ठान लेती है। वो कहती है, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेती है और इसने इवन के अपने ऑर्स भी काउंट कर लिए होते हैं। और ये जो ऑर्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बीएस के पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि उसने काउंट किए होते हैं 31 ऑर्स को। तो ये 31 और वो कहती है कि until the tentala is over, which means 31 hours before Tolver reads a letter, 31 hours to live। तो वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि वो अब जो एक सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है। थर्ड एक्ट की स्टार्टिंग होती है, थर्ड एक्ट शुरू होता है उसी रात में, उसी पार्टी में, जब जो क्रॉक्सर है और मिसेस क्रिस्टल लिंडे हैं उनकी आपस में मुलाकात होती है। और इसी मुलाकात में ये रिवील होता है कि वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बहुत अरसे पहले प्यार करते थे, लेकिन जो क्रिस्टल लिंडे हैं उन्होंने एक वेल्दियर मैन से शादी की, क्योंकि उस टाइम उनके हालात अच्छे नहीं थे और उसकी जो मदर हैं उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और 2 बच्चों जो इनके भाई थे उनकी भी ये परवरिश कर रही थी। इसी वजह से इन्होंने क्रॉक्सर लिंडे से जो लिंडे है मिसेस लिंडे, उन्होंने क्रॉक्सर से शादी नहीं की थी। अब जो मिसेस लिंडे हैं वो कहती हैं इसको, एक तो वो लेटर्स के लिए रोकती भी हैं, फिर उसको वो कहती हैं कि ठीक है मैं तुमसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसके जो भाई हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगी। तो इस बात को सुनकर जो क्रॉक्सर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं अपना जो लेटर है वो वापस लेने की मतलब उसको वापस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मिसेस लिंडे है वो कहती है कि नहीं, इस लेटर को अब इस सच्चाई को सामने आने दो। जो मिसेस लिंडे है उसने इस वजह से किया क्योंकि वो चाहती थी कि इनका जो रिश्ता है वो या तो टूटना चाहिए या फिर रिवील होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो रिश्ते नहीं बनते। उनको इतना तो एतमाद, इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए। बेसिकली जो मिसेस लिंडे की इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी, वो ठीक इंटेंशन थी। अब जो है ये लोग वापस चले जाते हैं मिसेस लिंडे और क्रॉक्सर। उसके बाद पार्टी ख़त्म होती है। नोरा और टॉलवर्ट जो हैं वो अपने रूम में होते हैं। इतने में जो डॉक्टर रैंक है वो आते हैं। वो आखिरी दफ़ा इनको गुड नाइट बोलने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी भी जो डेथ है वो भी अनकरीब आने वाली होती है। वो जो डॉक्टर रैंक है वो इनको लेटर देकर जाते हैं। अब जब जो लेटर बॉक्स हेल्मर ओपन करता है तो उसमें 2 लेटर्स होते हैं, एक डॉक्टर रैंक का और दूसरा क्रॉक्सर का। पहले जब वो डॉक्टर रैंक का ओपन करता है तो उसमें वो ब्लैक क्रॉस निशान बना होता है, जिसे देखकर जो नोरा है वो समझ आती है कि डॉक्टर रैंक की जो डेथ है वो अनकरीब आने वाली है, क्योंकि डॉक्टर रैंक ने इनको सारी बातें बताई होती हैं, लेकिन जो हेल्मर है उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता। तो वो ये सारी चीज़ें बताती है नोरा इनको कि कैसे डॉक्टर रैंक की जो तबीयत है वो ख़राब है और वो बिल्कुल मौत की दहाई पर पहुंचने वाले हैं। अब जो टॉलवर्ट है वो उसके बाद ये इंसिस्ट करती है नोरा कि वो दूसरा लेटर भी ओपन करें क्रॉक्सर का, क्योंकि अब जो नोरा है वो चाहती है कि इस सच्चाई को सामने आने दिया जाए।
तो जब वो इंसिस्ट करती है जो हेल्मर है वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आउटरेज हो जाता है, अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और इसे हाइपोक्रेट और लायर वुमन कहते हैं। वो कहता है कि तुमने मेरी सारी खुशियाँ तबाह कर दी हैं, तुम ऐसी औरत हो कि जिससे मेरी बच्चों की परवरिश नहीं करवानी चाहिए। और वो ऐसे बहुत सारे कलवे अल्फाज का यूज़ करता है कि नोरा जो है वो एकदम उसके लिए ये सिचुएशन अनबियरेबल होती है, क्योंकि एक वो शख्स है जिसने उसे एक डॉल की तरह रखा होता है और यही वो शख्स है जो उस पर गुस्सा कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। तो नोरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाती है। अब जब जो हेलेन है वो दोबारा आती है, वो उसको लेटर दिखाती है हेल्मर को। वो कहती है कि ये दोबारा क्रॉक्सर का लेटर आया है जिसमें ये बताया जाता है कि क्रॉक्सर ने वो जो लेटर है वो जला दिया है, उसकी फोर्जरी वाला। क्योंकि फिर ये जब ये सारी बातें सुनते हैं तो हेल्मर को रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर दी है इसकी नोरा की। वो उससे माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये सारी चीज़ें अब मीनिंगलेस होती हैं, बेमतलब होती हैं, क्योंकि जो हेल्मर ने बोला था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कड़वा था। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे अल्फाज यूज़ किए थे और वो वर्ड्स उसके लिए परेशानी का बायस बने थे। तो वो कहती है कि नहीं, अब क्योंकि हमारे 8 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन तुम मुझे अच्छे से नहीं समझ पाए। नोरा मज़ीद कहती है कि तुमने मुझे एक डॉल की तरह रखा है, एक ऐसी डॉल की तरह, हाँ, जो कि तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी तरह ही परफॉर्म करे जैसा तुम चाहते हो। अब जो नोरा है वो उसके दरवाज़े को इतनी ज़ोर से स्लैम करती है कि कहते हैं कि उस दरवाज़े के बंद होने की जो गूंज थी वो पूरे यूरोप ने सुनी थी कि कैसे एक औरत अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को सबको छोड़कर अपना घर चली जाती है। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ कोटेशंस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। नेक्स्ट अब हम इसके एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इब्सन ने इस डॉल्स हाउस प्ले को क्यों लिखा। बेसिकली इब्सन ने इस प्ले को इसलिए लिखा क्योंकि 19वीं सेंचुरी के जो मैरिज नॉर्म्स हैं उनको दिखाया गया है और उनकी सोसाइटी पर क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कैसे जो एक फैमिली है, जो हँसी बस्ती फैमिली है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जो तज़ाद हैं वो मौजूद होते हैं। और उस टाइम में ये देखा जाता था, कहा जाता था कि जो एक औरत है वो कभी भी अपना घर बार छोड़कर नहीं जाती और उसको कैसे भी करके अपना घर बसाना पड़ता है। नेक्स्ट उस टाइम पीरियड में जो मेल की जो अथॉरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा रूल करती थी और औरत को बिल्कुल ऐसे ही एक डॉल की तरह ही ट्रीट किया जाता था। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।